यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गैस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हमारे बैंकिंग में, जो अपना यूनिट नंबर 7 है बैंकिंग का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ये लगभग 35 पेज की फाइल है। ओके, तो ये मैंने एप्लीकेशन के ऊपर डाल दी है, एक बार आप इसको जो है देख लेना। ठीक है, कई सारे इसके अंदर टॉपिक है जो मुझे लगता है एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग बहुत सारी कमिटीज हैं, उनका टॉपिक हो गया। ठीक है, क्या क्या नए नए इनोवेशंस हुए हैं उनका टॉपिक हो गया, डिफरेंट टाइप के एटीएम्स हो गए, मतलब काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, नई जो प्राइवेट बैंक है उनके लिए क्या क्या नई गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई ने इशू की हुई है, वो सब हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो अपने को कवर करके जानी है। ओके, तो वो सारी मैंने एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर डाल दी है। ओके, तो इसको आप जो है वो देख लेना। तो जल्दी जल्दी मैं क्विकली ऊपर ऊपर से आपको सारा करवा देता हूं, एक बार आप रीड आउट करके चले जाएंगे तो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है ना, तो 2 लेक्चर हम इसके ऊपर जो बनाने वाले हैं, ये बैंकिंग के जो एक्स्ट्रा नोट्स है, ये 2 लेक्चर हम इस पे बनाएंगे। ये जो अभी है ये है पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 2 होगा, जिसके अंदर हम जो बाकी बचे टॉपिक है वो सब हम लोग जो उसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूं। जो मेन मेन चीज है जहां मैंने निशान लगा रखा वहीं तक आपको जो है वो पढ़ना है। ओके, और बाकी आपका मन करे तो आगे का भी पढ़ लेना, बट मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ोगे। तो जो मेन चीज है वो सारी की सारी मैं आपको कवर कर दूंगा, हर एक चीज का मीनिंग आपको बता दूंगा, और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार इसको रीडिंग जरूर कर लेना। ठीक है ना जी सर, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग जो क्या होता है, कई बार पेपर पूछ सकता है कि वर्चुअल बैंकिंग क्या होती है। तो वर्चुअल बैंकिंग को हम लोग जो डायरेक्ट बैंकिंग में बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी बैंकिंग है जो विदाउट एनी ब्रांच होती है। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से जब कोई बैंक या कोई सर्वर जो है वो आपको अपनी क्या कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल बैंकिंग। तो इट इज ए बैंक विदाउट एनी ब्रांच नेटवर्क। ये एक बैंक है जो बिना किसी ब्रांच नेटवर्क के है, जो ऑफर करता है अपनी सर्विस रिमोटली वाया ऑनलाइन बैंकिंग एंड टेलीफोन बैंकिंग और थ्रू एन इंडिपेंडेंट बैंकिंग एजेंट नेटवर्क एंड मे ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस बाय एटीएम, मेल, मोबाइल। जो भी ट्रांजैक्शन की इस बैंक की ये की जाती है कैसे, ऑनलाइन अंडर दिस बैंकिंग। देयर इज नो फिजिकल ब्रांच। याद करके जाना, वर्चुअल बैंकिंग के अंदर बैंक की जो कोई भी फिजिकल ब्रांच जो है वो नहीं होती है। तो थोड़ा सा याद करना वर्चुअल बैंकिंग का मतलब क्या है। एक होती है ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग का मतलब जो है इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली बैंकिंग। ठीक है, ये इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग। जब कभी भी बैंक किसी भी कस्टमर को कोई पैसा फाइनेंस कर रहा है तो बैंक वहां पे जो है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट को जो है वो ध्यान में रखेगा, उसको ध्यान में रख के ही फाइनेंस करेगा। अगर बैंक ऐसा कर रहा है, मतलब कोई भी फाइनेंसिंग करने से पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट को जो है वो अपने ध्यान में रख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन बैंकिंग। तो ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, ग्रीन बैंकिंग एक इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग है। क्या है, इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग। बैंक कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल वेलबींग। तो यहां पे बैंक का जो मेन फोकस होता है वो फाइनेंसिंग तो करना है अपने को, मुझे पैसा उधार देना है, लेकिन जब मैं पैसा उधार दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख रहा हूं, वातावरण को भी जो है वो क्या कर रहा हूं, ध्यान में रख रहा हूं। ठीक है, while financing to the businesses is considered as green banking। तो ग्रीन बैंकिंग एक नया ट्रेंड है किसमें, बैंक फाइनेंसिंग में। ये प्रोडक्ट है किसका, जो ग्रीन मूवमेंट इनिशिएट हुआ था बाय द वर्ल्ड लीडर टू मेंटेन ए लाइवेबल कंडीशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ग्रीन बैंकिंग अगर कभी आ जाए तो समझ जाना ये किसकी बात हो रही है, कि ये इको फ्रेंडली फाइनेंसिंग होती है। जब कभी भी बैंक जो है वो कोई भी क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है, तो बैंक फाइनेंसिंग करते हुए जब एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी क्या कर रहा है, ध्यान में रख रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन फाइनेंसिंग। फिर है पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग क्या होता है, देखो आप लोगों को मैंने यूनिवर्सल बैंकिंग बताया था, तो वहां पे आपको बताया आजकल जो बैंकों को लाइसेंस मिलता है वो मिलता है किसका, यूनिवर्सल बैंकिंग का। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग के अंदर जो है आरबीआई बैंक को लाइसेंस दे रहा है कि आप बैंकिंग जो एक्टिविटी है वो तो करेंगे, बैंकिंग एक्टिविटी करेंगे, और उसके साथ में आप पैरा बैंकिंग एक्टिविटी भी करेंगे। तो बैंकिंग के अलावा जो कोई भी एक्टिविटी होती है ना, उसको बोलते हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटी। बैंक जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, मर्चेंट बैंक का सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बैंक जो है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवा रहा है, बैंक जो है स्टॉक मार्केट का सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सारी सर्विस बैंकिंग के अलावा जितनी भी सर्विस होती है ना, उसको बोलते हैं पैरा बैंकिंग। और बैंकिंग प्लस में पैरा बैंकिंग दोनों को ऐड कर ले तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब जो है वो आपको क्लियर है। यूनिवर्सल बैंकिंग वाइडर स्कोप है, जिसके अंदर बैंक को जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा कि बैंक बैंकिंग के साथ में, ठीक है, अदर एक्टिविटी भी जो है परफॉर्म कर सकता है। तो वो जो अदर एक्टिविटी है उसको बोलते हैं हम लोग पैरा बैंकिंग। तो पैरा बैंकिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटी व्हिच आर कैरी आउट बाय द बैंक व्हिच आर अपार्ट, जो साथ में है किसके, फ्रॉम इट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के। द नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी इन्वॉल्व डिपॉजिट, विड्रॉल, गिविंग क्रेडिट एक्सेट्रा। पैरा बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो गया, पेंशन फंड मैनेजमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, अंडरराइटिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ पीएसयू, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल एक्सेट्रा। ये सब है किसका पार्ट, पैरा बैंकिंग एक्टिविटी का। इसके बाद है ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग क्या है, अगर आप
जो है वो किसी ऐसे बैंक के अंदर अपना अकाउंट जो है डिपॉजिट कर रहे हैं जिसका डोमिसाइल आपकी कंट्री का नहीं है। इसका मतलब इंडिया के बाहर के जो बैंक है, अगर मैंने वहां पे जो है अपना एक अकाउंट ओपन कर दिया और वहां पे कोई पैसा जमा करवा दिया, तो इसका मतलब मैंने जो है वो क्या किया, ऑफशोर बैंकिंग एक्टिविटी को यूज किया। ठीक है, तो ऑफशोर बैंकिंग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जब बैंक अपनी बैंकिंग फैसिलिटी ऐसे पर्सन को प्रोवाइड करवा रहा है जिसका डोमिसाइल उस कंट्री का नहीं है, उसको बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग सिंपल अनदर नेम है किसका, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट आउटसाइड ऑफ योर होम कंट्री। ठीक है, ऑफशोर बैंकिंग के अंदर क्या आएगा, सिक्योरिंग द एसेट, मतलब आप अपना पैसा जो है वो जमा कराओगे इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कहां पे है, इन फॉरेन कंट्री, कहां पे, फॉरेन कंट्री, विच मे बी लिमिटेड बाय द लॉ ऑफ द कस्टमर होम नेशन मच लाइक ऑफशोर इन्वेस्टिंग। इसके बाद है बैंकिंग रेगुलेशन। बहुत सारे मतलब अपने इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉ जो है बने हुए हैं, क्योंकि देखो अपने इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके पीछे का सबसे बड़ा जो राज है वो क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और बैंकिंग सिस्टम क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो बेसिकली पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो क्या करती है, मैनेज करके चलती है, उनको रेगुलेट करके चलती है। ओके, अब कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे बहुत सारे नंबर से एक्ट है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, आओ उसको पढ़ लेते हैं। बोलते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है उसको रेगुलेट करता है कौन, आरबीआई एक्ट, और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जितने भी अपने इंडिया में कमर्शियल बैंक है उन सबको रेगुलेट करने के लिए सबसे मेन जो एक्ट है, जो पापा है सभी एक्ट का, वो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है ना, बहुत लोग मानते हैं कि आरबीआई एक्ट पापा है, जबकि आरबीआई एक्ट पापा नहीं है, आरबीआई एक्ट पापा है आरबीआई के लिए। समझ रहे हो, आरबीआई कैसे काम करेगा वो सब लिखा हुआ आरबीआई एक्ट में, लेकिन इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो कैसे ऑपरेट करेंगे वो सब लिखा हुआ है कहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो अपने यहां पे कमर्शियल बैंकों के लिए जो पापा के तौर पे काम करेगा वो कौन है, किसी गाइडलाइंस पे काम करेंगे, दैट इज अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो इशू करता है वेरियस गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर। Some important step taken by the RBI to improve the bank working procedure, वो क्या क्या है, सबसे पहला इंपोर्टेंट लोग क्या क्या है, नंबर 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सबसे मेन एक्ट तो यही है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको एनेक्ट किया था 1949 के अंदर। ठीक है, पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट और बाद में इसको जो है वो क्या किया, रीनेम करके और नाम रखा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इट इज ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया। ये एक्ट प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी। सेक्शन 51E जो है इस एक्ट का, वो डिफाइन करता है बैंकिंग कंपनी को। उसमें डिफाइन किया गया बैंकिंग कंपनी क्या है, कोई भी एक ऐसी कंपनी जो ट्रांजैक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंडिया के अंदर, जैसे लैंडिंग ऑफ मनी, अंडरटेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इन्वेस्ट द सेम इन द ट्रेड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सब जो है ये है आपका क्या, बैंकिंग का काम। और कोई भी बैंक जो इंडिया में बैंकिंग कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, सबसे पहला रिड्यूस द अनहेल्दी कंपटीशन इन द बैंकिंग सेक्टर, दूसरा शेयर होल्डर जो है या पब्लिक जो है उसके राइट को क्या करना, सेफगार्ड करना, एंश्योर करना न्यू ब्रांचेस को आर लाइसेंस। ठीक है, जो भी नई ब्रांच आप खोले उसके लिए आपने प्रॉपर लाइसेंस लिया नहीं लिया, हेल्प करना बैंक को लिक्विडेट करने में व्हेन दे आर अनेबल टू ऑपरेट, टेक नेसेसरी स्टेप टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है, जो मेन एक्ट है वो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अर्लियर नाम क्या था, बैंकिंग कंपनी एक्ट, और बाद में जो है ऑर्डिनेंस पास करके इसके नाम को क्या कर दिया, चेंज करा। फिर एक स्कीम है डेफ स्कीम। ये क्या है, बेसिकली देखो आपने जो है बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बैंक में पैसा डिपॉजिट है और 10 साल तक जो है कोई इसको क्लेम करने भी नहीं आया, तो बैंक जो है वो क्या करेगा, उस पैसे को, ध्यान देना, 10 साल के बाद जो है अगर कोई उसको कोई क्लेम करने भी नहीं आया, ठीक है, तो बैंक को वो पैसा, आरबीआई की एक स्कीम है डेफ स्कीम, उसके अंदर उसको जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो डेफ जो है वो क्या, डेफ स्टैंड फॉर डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। आरबीआई ने एक जो है फंड बना रखा है जिसका नाम है डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये एक स्कीम है, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने अंडर 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब, 2014 में। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अनक्लेम्ड फंड ऑफ डिपॉजिटर। ध्यान देना, एनी अमाउंट लाइंग विद द बैंक अनक्लेम फॉर 10 और मोर ईयर, अगर कोई भी पैसा जो है वो बैंक के अंदर पड़ा है 10 या 10 से ज्यादा साल से, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट, तो उसको जो है आपको जो है मतलब बैंक के लिए जरूरी है कि बैंक उसको जो है कहां पे, डेफ स्कीम में जो है वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग लॉ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो बनाया गया था, इसमें आरबीआई के पास में जो है वो पावर है कि अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक का कोई भी एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है तो आरबीआई के पास में पावर है कि आरबीआई उस एम्प्लॉय को हटा सकता है। ये पावर आरबीआई के पास में आया बैंकिंग लॉ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1963 से। तो विद ए व्यू टू डिस्टेन द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन ओवर द अफेयर ऑफ द बैंक एंड टू प्रोवाइड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर बैंक बाय द आरबीआई, ठीक है, तो वहां पे बैंकिंग लॉ एक्ट वाज पास इन 1963। ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है, मेन चीज यही है, ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है किसको, रिजर्व बैंक को, कि वो रिमूव कर सकता है, हटा सकता है मैनेजरियल एंड अदर पर्सन को फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द बैंक। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया। जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट
1968 आया, इसके अंदर जो है वो बताया गया आरबीआई जो है वो क्या करे, मतलब इस एक्ट के अंदर बताया जाएगा कि किस बिजनेस के लिए आपको लोन देना है, मतलब इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कि इकोनॉमिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए जिस सेक्टर के लिए जरूरी है उन बिजनेसेस का हम आपको एडवांस के अंदर बता देंगे इनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, और ये बिजनेस है इनके लिए फंडिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड मत करना। तो बोलते हैं दिस इन दिस एक्ट इट वाज डिसाइड किया गया एज टू विच बिजनेस बैंक are allowed to give loan. The role of the bank in the specified in the area of the economic and social development was also specified. इसके अलावा बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट, यह ऐसा 14 बैंकों को क्या करने के लिए, नेशनलाइज करने के लिए। फिर आरआरबी रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 वो पास किया। आरआरबी की शुरुआत हुई 1975 में, और फिर आरआरबी ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो आपका रूरल एरिया है वहां पे बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को पहल जो है वो बैंक ओपन किया गया था आरआरबी, ठीक है ना। तो जब उन्होंने अच्छा काम किया तो फिर उनको रेगुलेट भी करना है, तो रेगुलेट करने के लिए बेसिकली आरआरबी एक्ट 1976 जो पास किया गया। तो रीजनल रूरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस पास जो 26 नवंबर 1975 को किया, एंड द आरआरबी एक्ट 1976 टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर। ये जो रिकमेंडेशन दी आरआरबी को सेटअप करने की वो दिया था किसने, नरसिम्हम कमेटी ने, याद करके जाना इस बात को, ठीक है। फिर आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट आया 2015, इसमें आरआरबी को पावर मिली है, ये जो आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट है इसमें आरआरबी को पावर दिया कि आप कैपिटल ले सकते हो, आप इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करके आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रेज कर सकते हो, और उस पैसे का आप यूज कर सकते हो क्या करने में, रूरल एरिया में फंडिंग प्रोवाइड करने में। तो आरआरबी अमेंडमेंट 2015 सीक टू हेल्प रीजनल रूरल बैंक, ये आया क्या करने के लिए, जो आरआरबी है उनको हेल्प करने के लिए कि वो रेस कर सकते हैं, ले सकते हैं देयर ऑथराइज कैपिटल तक, ठीक है, एंड अनेबल देम टू मोप अप द फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट टू हेल्प स्ट्रेंथन देम। इसका मतलब वो आप कैपिटल मार्केट से आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो। ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है फॉर द आरआरबी टू बी स्पॉन्सर्ड बाय द बैंक, ठीक है। फिर है सरफाइसी एक्ट 2002 के अंदर जो है सरफाइसी एक्ट पास किया गया, किसके लिए, फॉर बैड लोन रिकवरी। अगर मान लो बैंक ने कोई लोन दे रखा था और वो लोन जो है वो अब एनपीओ हो गया, उससे पैसा नहीं आ रहा है, तो उस पर्सन से पैसा रिकवर करने के लिए जो है वो सरफाइसी एक्ट जो है वो जारी किया गया है। तो सरफाइसी एक्ट जो है 2002 ये पावर देता है, किस चीज का पावर देता है, सीज एंड डिसिस्ट टू बैंक, मतलब बैंक के पास में पावर है कि बैंक जो सीज कर सकता है। इसका मतलब जो है वो क्या हो गया कि बैंक जो कस्टमर है जिसने लोन लिया था उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, और सीज करके उसको बेच करके अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। बैंक कैन गिव ए नोटिस इन राइटिंग टू द डिफॉल्टिंग बोरोवर रिक्वायरिंग, कि उसको बोलेगा कि आप अपनी लायबिलिटी को 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या करो, डिस्चार्ज करो। इस एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन जो है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का या ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको आरसीएल बोलते हैं इज डन बाय द आरबीआई, ठीक है। फुल फॉर्म जो है सरफाइसी का वो क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। बैंक यूटिलाइज करेगा इस एक्ट को एज एन इफेक्टिव टूल क्या करने के लिए, बैड लोन रिकवरी करने के लिए, ठीक है। सरफाइसी में फिर अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ज्यादा अपने काम करनी लेकिन फिर भी बता दूं, सरफाइसी अमेंडमेंट 2016 है ना, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना उनके पास में पावर है कि वो पोजेशन ले सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी गिरवी के तौर पर रखवाई थी उसकी पोजेशन ले सकते हैं विद इन 30 डेज फॉर सिक्योरिंग द क्रेडिटर। मतलब अगर मान लो बैंक ने कोई लोन दिया था, अब बैंक जो है रिकवरी करना चाहता है, और रिकवरी के लिए हमने उनको बोला भाई जो बोरोवर को कि भैया पैसे दे दे, बोरोवर मना कर गया मैं तो नहीं दूंगा, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे, सरफाइसी एक्ट में जो है डीएम को बोल देंगे कि जी ये बंदा है, ये इसके सिक्योरिटी के कागज हमारे पास पड़े हैं, कृपया करके इसको बेच के कुर्की करके और हमको पैसे रिकवर करके ला दो। तो नया जो एक्ट पास किया गया सरफाइसी अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके अंदर डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको जो है वो क्या दिया गया, पावर दिया गया कि वो पोजेशन ले सकते हैं ओवर कोलेटर विद इन 30 डेज फॉर सिक्योरिंग द क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आरबीआई अमेंडमेंट 2006 आया, इसमें इसकी ये जो जब एक्ट आया तो इसमें आरबीआई की जो पावर है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले कुछ पावर जो गवर्नमेंट के पास में थी, गवर्नमेंट ने वो पावर को जो है विड्रॉ कर लिया, और वो पावर जो है किसके पास आ गई है, आरबीआई के पास में। तो 2006 में गवर्नमेंट ने अमेंड किया आरबीआई 1974 को एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को। अंडर द एक्ट गवर्नमेंट रिमूव द फ्लोर मतलब अपर लिमिट, ठीक है ना, सॉरी रिमूव द लोअर लिमिट एंड CAR ऑन CRR, मतलब जो कैपिटल कैश CRR है कैश रिजर्व रेशो, और जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, उनके ऊपर जो लिमिट थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया किसको, आरबीआई को टू मैनेज द लिक्विडिटी, ठीक है। आफ्टर दिस इसके बाद में आरबीआई वाज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द CRR। अब कमर्शियल बैंक का पैसा CRR के तौर पे जो आरबीआई के पास में जमा है, अब पहले तो आरबीआई को उसके ऊपर जो है उस ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब वो ब्याज देने की जरूरत नहीं है। द अमेंडमेंट आल्सो एस्टैब्लिश आरबीआई एज रेगुलेटर ऑफ द बॉन्ड मार्केट एंड करेंसी मार्केट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
इसके बाद में है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2011। इसके अंदर जो क्या बात किया गया, द एक्ट वुड स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी पावर ऑफ द आरबीआई एंड फर्दर डेवलप द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। इट ऑल्सो अनेबल द नेशनलाइज्ड बैंक टू रेज कैपिटल बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और राइट इश्यू और इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो पावर दिया गया क्या कि जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास में राइट है कि वो इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू और इशू ऑफ द बोनस शेयर। फिर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया है, इसके अंदर जो है कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसी सुपरविजन में आगे आरबीआई। तो यहां पे क्या बोलते हैं, द एक्ट प्रपोज अमेंडमेंट इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड विल रिप्लेस द बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020। द एक्ट एम टू ब्रिंग, इस ये जो एक्ट हम लेके आए थे इसका जो मेन काम था वो क्या था, टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरबीआई। ठीक है। फिर बैड बैंक क्या होते हैं, बैड बैंक जो डेट रिकवरी करने का काम करता है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, बैड बैंक। ठीक है। इसके बाद लीगल एस्पेक्ट में एक है डीआरटी। अब पैसे रिकवर करना है तो उसके लिए जो ट्रिब्यूनल बना रखी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो बैड जो रिकवरी मतलब जो आपका बैंक है वो रिकवरी के लिए जो है वो क्या करते हैं, डीआरटी को अप्रोच करते हैं। मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया था, वो पर्सन ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक अब जो है वो अप्रोच करेगा किसको, डीआरटी को, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट को, और बोलेगा ये कोर्ट स्पेशल बना रखी है इसी काम के लिए, जो क्या करती है रिकवरी करने का जो है प्रोसीडिंग सुनती है। ठीक है ना। तो बैंक इनको अप्रोच करेगा, बोलेगा भाई इतना इतना लोन दे रखा था, इन्होंने मना कर रहे हैं, अब आप इससे हमको क्या कर दो, रिकवरी करके ला दो। ठीक है। तो डीआरटी हैज बीन कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। द ओरिजिनल एम जो है डीआरटी का वो है टू रिसीव क्लेम। एम जो है डीआरटी का वो क्या है, टू रिसीव क्लेम एप्लीकेशन। ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन सुनते हैं किसकी, फ्रॉम बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगेंस्ट देयर डिफॉल्टिंग बोरोवर। तो बैंकों के जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है उनसे रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई कौन करता है, डीआरटी। ठीक है। फिर डीआरटी जो रिकवरी करेगा, और रिकवरी जो है डीआरटी कैसे करेगा, आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को यूज करके। तो अगर मान लो कोई भी एंटिटी है उसको अगर क्या करना, वाइंड अप करना है, क्या करना है, वाइंड अप, तो उसको वाइंड अप करेंगे अंडर द आईबीसी। ठीक है ना। तो अब जब रिकवरी करेंगे तो क्या करेंगे, दिवालिया करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। तो जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो कैसे बेचेंगे, वो सब प्रोसीडिंग जो है वो लिखी हुई है कहां पे, आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। तो आईबीसी 2016 एक बैंक्रप्सी लॉ है इंडिया का, विच सीक टू कंसोलिडेट द एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग ए सिंगल लॉ फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। आईबीसी अमेंडमेंट 2019 जो है उसने इंक्रीज कर दिया मैंडेटरी अपर टाइम लिमिट ऑफ 330 दिन का, इंक्लूडिंग टाइम स्पेंड इन द लीगल प्रोसेस टू कंप्लीट रिजोल्यूशन प्रोसेस की 330 दिन में आपको पूरा का पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑर्डर अंडर दिस कोड वाज पास बाय द एनसीएलटी। ठीक है। तो जो आपका डीआरटी है, ठीक है, तो उसके फिर जो कंपनीज है बेसिकली, तो कंपनी को कैसे दिवालिया करना है, उसके जो सारे के सारे जो केसेस है उनकी सुनवाई कौन करेगा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और एनसीएलटी के ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील में जा सकते हो किसके पास, एनसीएलएटी के पास में, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में। ठीक है। मतलब अगर किसी कंपनी ने लोन लिया और कंपनी जो है रीपे नहीं कर पा रही है तो कंपनी को क्या करेंगे, दिवालिया करेंगे। अब जब कंपनी को दिवालिया करेंगे तो उस कंपनी के केसेस की जो सुनवाई नॉर्मल सिनेरियो में डीआरटी सुनेगा, कंपनी के केस में जो सुनवाई होगी वो कौन करेगा, एनसीएलटी करेगा। अगर एनसीएलटी के ऑर्डर से या प्रोसीडिंग से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील में जा सकते हो किसके पास में, एनसीएलएटी के पास में। तो एनसीएलएटी जो है वो क्या, एनसीएलएटी को कंस्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 410 में ऑफ द कंपनी 2013, जो क्या करेगा, अपील सुनेगा अगेंस्ट द ऑर्डर, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है। तो एनसीएलएटी ये भी एक एपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो हियर करता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द एनसीएलटी ऑफ अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी लेके आए थे। इसमें जो क्या दिया गया, एक प्री पैकेज दिया गया। अब मतलब अलग अलग जो लोग हैं, ठीक है, उनको दिवालिया करने के जो है वो नए नए जो है वो प्रोविजंस जो है वो क्या इनबिल्ड किए गए। ठीक है। वो है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फिर है बैंकिंग इनोवेशन। इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी सारी जो है वो क्या हुई है, इनोवेशन हुई है। क्या क्या, सबसे पहले नंबर पे आपका पेमेंट बैंक। ठीक है। तो पेमेंट बैंक जो है वो नया फॉर्म है किसका, बैंक का, जो ऑपरेट करते हैं ऑन अ स्मॉलर और रिस्ट्रिक्टेड स्केल पे। ठीक है। इट कम्स अंडर द एरिया ऑफ प्राइवेट बैंक। तो जो आपके पेमेंट बैंक है वो किस एरिया में आते हैं, प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आरबीआई ने जो रिलीज किया गाइडलाइंस कि हम जो है वो पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और सबसे पहला जो पेमेंट बैंक ओपन किया गया वो किसने किया, भारतीय एयरटेल, उसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक, जिसका नाम क्या था, एयरटेल पेमेंट बैंक। कब किया, मार्च 2017 में। ऑब्जेक्टिव जो था पेमेंट बैंक का वो क्या था, वो ये था, इट इज टू पुश फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहली बात तो पेमेंट बैंक ओपन करके पेमेंट बैंक खुलेंगे छोटे छोटे जगह पे,
ठीक है, ताकि ऐसे एरिया जहां पे नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो वहां पे भी हम बैंकिंग फैसिलिटी को अवेलेबल करवाएंगे और सभी लोगों को जो है मेन स्कीम के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मेन एम था पेमेंट बैंक का वो क्या था, तो पुश फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट एंड पेमेंट और रेमिटेंसी सर्विस टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स। ठीक है, तो जो लेबर है उनको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, लो इनकम हाउस होल्ड को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, स्मॉल बिजनेस हो गए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटी है इनको हम क्या करेंगे, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने क्या किया, प्रोवाइड किया। अब ये जो पेमेंट बैंक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहला आप इन पेमेंट बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। दूसरा, पेमेंट बैंक जो है ये आपको इंटरेस्ट भी जो है वो क्या करेगा, पे करेगा नॉर्मल बैंकिंग के जैसे। पेमेंट बैंक आपको जो है डेबिट या एटीएम कार्ड जो है वो भी क्या करेगा, अलॉट करेगा। आप असेस कर सकते हैं पेमेंट बैंक सर्विस को थ्रू द मोबाइल बैंकिंग। एक पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट अप टू कितना, 2 लाख पर इंडिविजुअल ओनली। यू कैन यूज पेमेंट बैंक ऐप टू ट्रांसफर मनी। ठीक है, पेमेंट बैंक जो है प्रोवाइड करेगा इंटरनेट बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग पेमेंट ट्रांसफर सर्विस आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए। ठीक है, पेमेंट बैंक जो है वो ट्रांसफर करेगा पेमेंट थ्रू एनी चैनल लाइक ब्रांचेस, एटीएम, मोबाइल ऐप, इन सब के माध्यम से आप लोग जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये लोग हैं जो लो इनकम हाउस होल्ड है, माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स है, तो उनको भी बैंकिंग चैनल में लाने के लिए जो है वो पेमेंट बैंक जो है उसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद पेमेंट बैंक के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक टाइप ऑफ निश बैंक है इंडिया में जो एक स्पेशल टाइप की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये बैंक हैव ए स्पेसिफिक पर्पस एंड फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, आरबीआई ने जो है वो गाइडेंस जारी किया 2014 के अंदर ही। 2014 में 2 तरह के बैंकों को लाइसेंस दिए गए थे, एक पेमेंट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है ना स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो क्या था, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी टू द अनबैंक्ड, ऐसे एरिया जहां पे पहले बैंक है ही नहीं, तो ऐसे एरिया में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे और लोगों के बीच में सेविंग हैबिट को इनकलकेट करने का काम करेंगे। सप्लाई करेंगे, क्रेडिट उधार देंगे किसको, स्मॉल बिजनेस यूनिट को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। कैपिटल फाइनेंस बैंक जो था ये पहले इसका नाम जो है कैपिटल लोकल एरिया बैंक था, फिर इसको कन्वर्ट करके जो है वो क्या बना दिया, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो बनाया गया। ठीक है, जो इसने अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया एज ए फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 के अंदर। ठीक है, इसके बाद मुद्रा बैंक हो गया। तो मुद्रा बैंक जो है वो बेसिकली जो भी छोटे रिक्शा वाले हैं या कोई ठेले वाला है उनको जो है नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी मतलब नॉर्मल बैंक जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवाता, तो ऐसे लोगों को जो है वो क्या करने के लिए अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करने के लिए जो है मुद्रा बैंक जो है उसको स्टार्ट किया गया। तो पीएम मोदी ने जो है वो क्या किया, मुद्रा PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो क्या करी, स्टार्ट करी। तो मुद्रा पहले तो फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट, जो माइक्रो यूनिट्स है, छोटे छोटे जो यूनिट्स है, छोटी छोटी इकाइयां, उनके डेवलपमेंट के लिए एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो ये क्या है, माइक्रो यूनिट के लिए क्या करता है, माइक्रो यूनिट को डेवलप करने के लिए और रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस का मतलब हम पैसा देंगे बैंक और बैंक आगे पैसा देगा किसको, अल्टीमेट कस्टमर को। ठीक है, तो वैसे नॉर्मल सिनेरियो में बैंक जो है ऐसे पर्सन जो रेडी वाले हो गए इनको पैसा नहीं देता, लेकिन अब बैंक को गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, PMMY स्कीम के अंडर, और फिर बैंक उस पैसे को आगे जो है वो क्या करेगा, उन रेडी वालों को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी। गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट बैंकिंग चैनल के यूज से पैसा दे रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया बैंक को, गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया बैंक को, और बैंक आगे जो है फाइनेंस करेगा किसको, अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो इसको बोलते हैं हम लोग रीफाइनेंस। ओके, तो मुद्रा बैंक जो है एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप था। ठीक है, जो किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो यूनिट एंड रीफाइनेंस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए जो है वो मुद्रा स्कीम जो उसको स्टार्ट किया गया। ये स्कीम जो है वो 2015 में पीएम मोदी ने जो क्या करी, स्टार्ट करी। मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया विद ओनली वन गोल इन माइंड, और वो क्या था, टू फुलफिल ऑल द फंडिंग नीड ऑफ नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस। जो भी नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस है उनकी फंडिंग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मुद्रा जो बैंक है उसको स्टार्ट किया गया। मुद्रा लिमिटेड को सेटअप किया गया एज ए कॉर्पोरेट सब्सिडरी। किसकी, ये कॉर्पोरेट सब्सिडरी थी किसकी, सिडबी की। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने देश के अंदर स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, जो स्मॉल इंडस्ट्री को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए जो अपेक्स बैंक है वो कौन सा है, सिडबी। ठीक है, तो मुद्रा जो है उसको सेटअप किया गया, ये एक सब्सिडरी था किसका, सिडबी का। ठीक है, प्रायर टू लॉन्च होता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में। ठीक है, फॉर्मेशन जो वो कैसे हुआ, तो बोलते हैं यहां पे मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। द बैंक विल इनिशियली फंक्शन एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड सब्सिडरी था किसका, सिडबी का। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है मुद्रा बैंक का वो क्या था, ट्रांसफॉर्म करना इटसेल्फ इनटू अ सेपरेट कंपनी अंडर द रेगुलेटरी एंड रीफाइनेंस अथॉरिटी ऑफ द MFI। इट विल आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द MFI एंड गिव देम
रेटिंग। अब मुद्रा के अंडर जो आपको लोन मिलते हैं ना वो तीन कैटेगरी मिलते हैं, एक है शिशु कैटेगरी, एक है किशोर और एक है तरुण। अगर आपने बिल्कुल जस्ट भी काम शुरू किया है तो आप बैंक से 50,000 रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हो। ऑल दोस बिजनेस दैट हैव बीन जस्ट स्टार्टेड एंड लुकिंग फॉर लोन विल फॉल इन दिस कैटेगरी। ए लोन कवर ऑफ 50,000 विल बी गिवन टू ऑल माइक्रो यूनिट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। किशोर कैटेगरी के अंदर कौन आएंगे? दिस वन इज फॉर दोज हु हैव स्टार्ट देयर बिजनेस बट इज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड येट। ठीक है, ए लोन कवर फ्रॉम 50,000 से लेके 5 लाख विल बी गिवन टू यूनिट फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी। और तरुण कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? ऑल स्मॉल बिजनेस व्हिच हैव बीन सेट अप एंड एस्टैब्लिश्ड विल फॉल अंडर इनटू दिस कैटेगरी। देयर मे बी सम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, दैट्स व्हाई ऑल स्मॉल बिजनेस और यूनिट फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी विल बी एलिजिबल। इनको लोन मिलेगा कितना? 10 लाख तक का। तो मुद्रा के अंदर जो है वो तीन कैटेगरी बना रखे, शिशु, किशोर, तरुण। याद करके जाना, शिशु की कैटेगरी में जो है 50,000 रुपए तक का लोन है, किशोर में 5 लाख रुपए तक का लोन है और तरुण में मैक्सिमम 10 लाख। तो एक पर्सन को जो है अंडर द मुद्रा स्कीम मैक्सिमम 10 लाख तक का फंडिंग जो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट। तो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट जो है ये इसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। यहां पे इसके अंडर जो है बैंक जो फंडिंग करेगा किसको? अनएम्प्लॉयड लोगों को। ठीक है, जो बेचारे बेरोजगार है या जो लो इनकम इंडिविजुअल है उनको हम पैसा देंगे ताकि वो अपना बिजनेस यूनिट को सेटअप कर सके, कोई भी छोटा मोटा धंधा करने के लिए तो उनको वो सेटअप उसको कर सके, उसके लिए उनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। तो माइक्रो फाइनेंस जिसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं ये एक तरीके का बैंकिंग सर्विस है जो प्रोवाइड किया गया किसको? टू अनएम्प्लॉयड या लो इनकम इंडिविजुअल को या ग्रुप को हु अदरवाइज वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। माइक्रो फाइनेंस पायनियर बाय द नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने जो है इनकी वजह से इसको स्टार्ट किया गया। जो उन्होंने बोला कि माइक्रो फाइनेंस हेल्प करेगा फाइनेंशियली मार्जिनलाइज बाय प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी कैपिटल टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड वर्क टुवर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसके बाद लोकल एरिया बैंक। तो 1996 के अंदर जो है इंडिया में अनबैंक्ड एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो लोकल एरिया बैंक को जो स्टार्ट किया गया था। तो लोकल एरिया बैंक स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया गया अगस्त 1996 में बाय द अनाउंसमेंट देन द फाइनेंस, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इसको जो स्टार्ट करवाया था। ठीक है, और ये बोला कि हम सेटअप करेंगे न्यू प्राइवेट लोकल बैंक विद जुरिसडिक्शन, और जिसका जुरिसडिक्शन क्या रहेगा? 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो था लोकल एरिया बैंक का वो क्या है? मोबिलाइज करना रूरल सेविंग। जो लोग हैं उनसे, मतलब जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा जो वो सेव करते हैं उसको क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे और उसको प्रोडक्टिव सेक्टर में लगाने का काम करेंगे। फिर इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग जो है ये बेस्ड है इस्लामिक लॉ के ऊपर जिसको शरिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने सुना होगा कि इस्लाम के अंदर जो है ब्याज लेना उसको गुनाह मानते हैं। ठीक है, तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ एंड इज गाइडेड बाय द इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज नोन एज इस्लामिक बैंकिंग। इसकी 2 कंडीशन होती है, 2 प्रिंसिपल के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग बेस्ड है। सबसे पहला एक तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी बैंक का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और दूसरा प्रोहिबिशन, रोक लगाएंगे किस पे? कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ब्याज जो है वो ना तो कलेक्ट करेंगे और ना ही पे करेंगे। कलेक्टिंग इंटरेस्ट इज नॉट परमिटेड अंडर इस्लामिक लॉ। वैसे बैंक का मेन काम क्या होता है? ब्याज पे पैसा देके ब्याज इकट्ठा करना। ओके, लेकिन इस्लामिक लॉ के अंडर जो है इस्लामिक बैंकिंग में कोई भी बैंक जो है वो ब्याज नहीं लेगा। इसको बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, आपको मैंने दोनों बता दी, याद करके जाना। इसके बाद है आरबीआई का गाइडेंस फॉर द न्यू प्राइवेट बैंक। तो जो भी नई प्राइवेट बैंक है तो उनके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडेंस जारी किया। सबसे पहला आरबीआई ने रिलीज किया था गाइडेंस फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ द न्यू बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर इन फरवरी 2013 में। तो कोई भी प्राइवेट बैंक अगर आरबीआई को अप्रोच करता है कि जी मुझे बैंकिंग का लाइसेंस दो, तो आरबीआई बोलता है ये कुछ गाइडलाइंस है, ये पैरामीटर है, इनको आप पूरा कर दोगे तो आपको जो है वो इंडिया के अंदर यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। क्या क्या? सबसे पहला शुड हैव पास रिकॉर्ड, कम से कम 10 साल का आपका जो पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जब एट द स्टार्ट जब आप बैंकिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस है, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज सोचा बैंक बनाते हो बैंक बना लिया। पहले आप कोई ना कोई एनबीएफसी होगे, ठीक है, या कोई भी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होगे। ठीक है, तो जो आप पहले आपका अस्तित्व था वो आप अभी भी कैरी ऑन करोगे। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या बोला? एट द स्टार्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, जब आप बैंकिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करोगे तो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी शुड होल्ड ए मिनिमम 40% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक विद द लॉक इन पीरियड कितना? 5 ईयर। ठीक है, बाद में आप अगले 12 साल में इसको जो है वो कम करके 15% पे ले आना। मतलब आपकी कैपिटल जो है वो कम से कम 40% होनी चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो है आप इसको 15% पर लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर आपको कम से कम जितनी भी आप अपनी ब्रांच ओपन करना चाहते हो उसका कम से कम 25% ब्रांच आपको ओपन करनी पड़ेगी। कहां पे? अनबैंक्ड रूरल एरिया में। कहां पे? अनबैंक, ऐसा रूरल एरिया, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहां पे पहले से कोई बैंक नहीं है, वहां पे आपको अपना बैंक ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, और आपको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो है वो ऑप्ट करना पड़ेगा कितना? 40%। ठीक है जी। एफडीआई का क्या रहेगा? शुरुआत में मतलब शुरू के 5 साल में कितना? 49%, उसके बाद में 74% तक जा सकते हैं। ठीक है, इनिशियल जो मिनिमम पेड कैपिटल है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 500 करोड़ का। ठीक है जी।
इसके बाद है एसबा। एसबा है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे हम आईपीओ लगाते हैं, कोई भी बैंक मान लो किसी भी कंपनी का आईपीओ आया, ठीक है, तो आप जब आईपीओ लगाओगे ना, आईपीओ दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं आपके डीमेट अकाउंट से, और एक आप जो है वो लगा सकते हो डायरेक्टली बैंक से, ठीक है। तो अगर मान लो आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप बैंक से भी आईपीओ लगा सकते हो, और वो आईपीओ जो है वो मतलब डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो आप बैंक से जब आईपीओ लगाते हो ना, तो जैसे अपनी आईपीओ एप्लीकेशन के अंदर अब आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हो कि मेरा ये पैसा जो है वो क्या कर दो, फ्रीज कर दो, ठीक है। तो आपने अगर मान लो मैंने रिलायंस का आईपीओ आया 1 लाख रुपए का, और मेरे खाते में 6 लाख रुपए पड़े हैं, तो अगर आईपीओ लग गया तो अब मेरा 1 लाख रुपया जो है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है ना। मेरा 1 लाख रुपए क्या हो गया, फ्रीज हो गया। मैं अपने बैंक में जो 6 लाख है उनको यूज नहीं कर सकता, सिर्फ 5 लाख तक यूज कर सकता हूं। अगर मेरी एप्लीकेशन आ गई तो मेरा 1 लाख रुपए कट जाएगा, और वो पैसा मेरा कहां पे आ जाएगा, वो मेरे मतलब 1 लाख के शेयर मेरे पास है, मेरे डीमैट में आ जाएंगे। और अगर मान लो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो फिर वो जो 1 लाख रुपए जो फ्रीज हो गया था वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं एसबा। क्या बोलते हैं, एसबा। बोल दो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन है जो एक इन्वेस्टर करता है, कंटेनिंग है ऑथराइजेशन देता है किसको, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को, कि आप ब्लॉक करो मेरा पैसा, अवेलेबल इन द एप्लीकेंट सेविंग बैंक और करंट अकाउंट फॉर सब्सक्राइबिंग, किस लिए, फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इशू to an extent of the public application money till finalization of the allotment in the issue or till withdrawal or failure of issue or till withdrawal rejection of the application as the case may be। तो या तो जब तक मेरे को शेयर नहीं मिलते, या अगर रिजेक्ट हो गया तो मेरे को जो रिफंड आता है तब तक आप मेरे इस पैसे को क्या कर देना, फ्रीज कर देना। इस सिस्टम को बोलते हैं एसबा। तो बेसिकली बैंकिंग चैनल के माध्यम से जब आप एप्लीकेशन लगाते हो, ठीक है ना, कोई आईपीओ के अंदर, तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एसबा। फिर बैंक के कार्ड। बैंक के कार्ड बेसिकली जो है वो प्लास्टिक कार्ड होते हैं कोई भी, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेसिकली बैंक कार्ड। तो ये प्लास्टिक कार्ड है जो इशू करेगा बैंक टू इट्स क्लाइंट को, जो परफॉर्म करेगा वन और मोर सर्विस दैट रिलेट टू द बैंक, गिविंग द क्लाइंट एक्सेस टू फंड ईदर फ्रॉम द क्लाइंट ओन बैंक अकाउंट और थ्रू ए क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैंक कार्ड। अब टाइप ऑफ कार्ड के अंदर सबसे पहले नंबर पे आएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली जो है एक फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंदर बैंक लिमिट बना देगा। मान लो मेरे को क्रेडिट कार्ड जो है मिला हुआ है, एचडीएफसी ने मेरे को दे रखा है, 2.5 लाख की लिमिट बना के दे रखी है, तो 2.5 लाख रुपए तक मैं शॉपिंग कर सकता हूं, ठीक है। मेरे अकाउंट का वो लेना देना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बैंक ने मेरे को एक क्रेडिट लिमिट बना के दी 2.5 लाख का, ठीक है। मैं 2.5 लाख रुपए तक की जो है वो शॉपिंग कर सकता हूं अपने क्रेडिट कार्ड से, और बाद में मुझे महीने के बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। जो भी ब्याज बूझ है वो मुझे पे करना पड़ेगा। एक फीचर जो है क्रेडिट कार्ड का वो क्या है कि इशूअर जो है ऑफ द कार्ड क्रिएट करेगा ए लाइन ऑफ क्रेडिट। जो इशूअर है, इशूअर का मतलब जो है वो कौन हो गया यहाँ पे, बैंक। तो बैंक बेसिकली जो है वो क्या करेगा, जो बैंक है वो क्रिएट करेगा एक लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। एक लिमिट बना देगा किसके लिए, कार्ड होल्डर के लिए, ऑन विच द कार्ड होल्डर कैन ड्रॉ पेमेंट टू ए मर्चेंट इन मेकिंग ए परचेज और ए कैश एडवांस टू द कार्ड होल्डर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर बेसिकली जो है वो कार्ड होल्डर को क्या मिल जाएगी, एक लिमिट मिल जाएगी। उस लिमिट तक कार्ड होल्डर जो है वो क्या कर सकता है, पैसा निकाल, मतलब उतने अमाउंट की जो हम शॉपिंग कर, हमारे उसमें ये नहीं देखना कि हमारे खाते में कितना पैसा पड़ा, उसका वो लेना देना नहीं है। एक लिमिट मिल जाएगा, इस लिमिट तक मैं शॉपिंग कर सकता हूं। उसके बाद डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड डायरेक्टली लिंक होता है अपने बैंक अकाउंट से, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी मेरा बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है मैं उसको असेस कर सकता हूं। ए फीचर जो डेबिट कार्ड का इज दैट व्हेन ए कार्ड होल्डर मेक ए परचेज तो फंड आर विड्रॉ। तो फंड डायरेक्टली, अगर मैंने डेबिट कार्ड से कोई सामान परचेज किया तो फंड डायरेक्टली जो है मेरे इधर कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट से या जो रिमेनिंग बैलेंस है उस कार्ड में, ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेबिट कार्ड। ये जनरली क्या होता है, प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड, ठीक है। इसके बाद चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड जैसे इजी डे वाले हो गए, ठीक है, ये एक तरीके का क्रेडिट कार्ड होता है। तो कुछ कंपनीज, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, शॉपिंग वाली, तो वो अपने कुछ रिलायबल कस्टमर को जो है एक कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको चार्ज कार्ड बोलते हैं, ओके। तो इसके अंदर आप 1 महीने तक जो है वो क्या कर सकते हैं, शॉपिंग। इसमें एक आपको लिमिट मिल जाएगा, उस लिमिट तक आप जो है शॉपिंग कर सकते हो, और महीने के बाद में आपको सारा पैसा जो है वो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर स्टोर से आप शॉपिंग के लिए लाइक इजी डे वाले जो है ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं। हर मंथ के लास्ट में आपको फुल पेमेंट बाद में करनी पड़ेगी। पढ़ो, चार्ज कार्ड एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड है विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। इस पे आपसे कोई भी ब्याज जो चार्ज नहीं किया जाएगा, बट लेकिन इसके लिए जरूरी है इट रिक्वायर द कार्ड होल्डर टू पे द स्टेटमेंट बैलेंस इन फुल। तो महीने के एंड में आपको जो भी आपका बैलेंस है वो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, चार्ज
कार्ड। एक होता है एटीएम कार्ड, जनरली जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड, जिसको आप एटीएम से यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वहां पे आप उस चीज को यूज कर सकते हो। तो एटीएम कार्ड एक कार्ड है दैट कैन बी यूज इन द एटीएम फॉर ट्रांजैक्शन सच एज डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ऑब्टेनिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफन थ्रू इंटरबैंक नेटवर्क। एक होता है स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, जैसे मेट्रो का कार्ड होता है, इसके अंदर पहले से ही जो है कुछ पैसा आपके कार्ड में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ओके। तो उतना ही पैसा आप जो है वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये भी एक तरीके का प्रीपेड कार्ड होता है। तो ए फीचर ऑफ ए स्टोर्ड वैल्यू कार्ड वो ये होता है कि मॉनेटरी वैल्यू जो है वो स्टोर होती है इस कार्ड में एंड नोट इन द एक्सचेंज recorded account and differ from the prepaid card where money is on the deposit with the issuer similar to the debit card। एक होता है स्मार्ट कार्ड, जनरली जो भी आपके कोई भी आप कार्ड, ठीक है, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, जिसमें माइक्रो चिप लगी होती है, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है, इसका साइज जो है वो सेम होता है क्रेडिट कार्ड जैसा, विद इसके अंदर एक माइक्रो चिप होती है विच कैन बी लोडेड विद डेटा। इट कैन बी यूज फॉर द टेलीफोन कॉलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट एंड अदर एप्लीकेशन एंड देन इट कैन बी पीरियडिकली रिफ्रेश फॉर एडिशनल यूज, ठीक है। फिर अपने इंडिया के अंदर जो है वो कार्ड फैसिलिटी जो है वो रुपे हो गया और आपका वीजा हो गया, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो रुपे के बारे में थोड़ा सा देख लो। रुपे एक इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, ठीक है। इसको एनपीसीआई ने जो वो क्या किया, स्टार्ट करवाया था। ये पहला देसी सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, ये सब क्या विदेशी कार्ड सिस्टम है, ठीक है। फिर है किसान गोल्ड कार्ड। किसान गोल्ड कार्ड जो है एक है, ये बेसिकली किसानों को जो है वो टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए कार्ड हमने बना दिया। तो इट इज ए हैसल फ्री टर्म लोन कार्ड जो अनेबल करता है कि आप अवेल कर सकते हैं लोन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, या रिपेयर होता है फार्म मशीन के लिए, कंजम्पशन नीड के लिए, ठीक है। फार्मर के पास में चॉइस है इन रिगार्ड टू अमाउंट, टाइम एंड पर्पस। द अमाउंट ऑफ द लोन जो है वो 5 टाइम होता है एनुअल फार्म इनकम विद द मैक्सिमम लिमिट जो है कितने, 5 लाख की। फॉर द कंजम्पशन पर्पस इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द लिमिट। इसको बोलते हैं किसान गोल्ड कार्ड। किसानों के लिए स्पेशल हमने जो है बना दिया, उनको टर्म लोन प्रोवाइड करना है उसके लिए कार्ड हमने बना दिया, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, तो आजकल जो कार्ड आते हैं, पहले तो जो कार्ड होते हैं आपको मशीन में प्लेस करना पड़ता था, आजकल देखा आपने सीधा आप कार्ड को, जैसे कॉन्टैक्टलेस हो गया, आपको मशीन में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप उसको अगर उसके पास भी लेके आओगे ना तो वो अपने आप सेंस कर लेगा और आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। या आजकल गूगल पे सिस्टम आ गया, क्यूआर से जो आप पेमेंट कर रहे हो गूगल पे, फोन पे से, ठीक है। तो क्या आपको अपने फोन में कुछ डालना पड़ता है क्या, नहीं। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम का मतलब जिसमें आपको किसी मशीनरी के साथ में अपने कार्ड को या अपने मोबाइल डिवाइस को जो है कॉन्टैक्ट में उसके लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाईफाई से सब सिस्टम हो जाएगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम आर द क्रेडिट कार्ड एंड द डेबिट कार्ड की फोब्स या कोई स्मार्ट कार्ड या कोई भी अदर डिवाइस जिसमें स्मार्टफोन भी आएंगे एंड अदर मोबाइल डिवाइस जो यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है, या नियर फील्ड कम्युनिकेशन को। एग्जांपल सैमसंग पे हो गया, एप्पल पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब फॉर मेकिंग सिक्योर पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए जब आप इनको यूज करते हो, ठीक है ना। अब ये एक होता है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड और एक है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। दोनों में बस एक ही चीज है क्या, कि आपको जो पीओएस टर्मिनल होते हैं ना, तो वहां पे पहले क्या होता था कि आपको मशीन के अंदर कार्ड डालना पड़ेगा, फिर मशीन डेटा उठाएगी और फिर पेमेंट होगा। लेकिन ये जो कॉन्टैक्टलेस होते हैं तो मशीन है, मशीन के पास ही जब ऐसे का आप कार्ड लेके जाओगे ना अपने आप पेमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस, ठीक है, चाहे वो डेबिट कार्ड है चाहे वो क्रेडिट कार्ड है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द बैंकिंग, सबसे पहला पिन। पिन का मतलब क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक न्यूमेरिक पासवर्ड होता है जिसको यूज करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए, किसको, यूजर को। तो आप ही इस अकाउंट के एक्चुअल होल्डर हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, आपके पिन से। आपको पिन अगर याद है तो आप उसको जो है अपने एटीएम कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। द पिन इज नॉट प्रिंटेड। पिन जो है वो आपके कार्ड पे को प्रिंटेड नहीं होता, इज नॉट प्रिंटेड और एम्बेडेड ऑन द कार्ड बट इज मैन्युअली एंटर्ड बाय द कार्ड होल्डर ड्यूरिंग द एटीएम या पीओएस ट्रांजैक्शन। फिर ओटीपी। ओटीपी जो है एक तरीके का सेकंड पासवर्ड होता है। आपने मान लो अगर कोई पेमेंट करना है तो पहले आपने पिन डाला, उसके बाद ओटीपी भी आएगा, फिर ओटीपी डालना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक ए सेकंड पासवर्ड, ओके। तो इट इज ए यूनिक 6 character code that can only be used once and is sent to your registered mobile number in online banking. After encoding your user ID and password, you will also be required to enter the required OTP to complete the login process. It serves as your second password that unique with every login and expire 5 minutes after it is received by यूजर, ठीक है। इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी भी बोलते हैं। फिर एक सीवीवी होता है, जो आपका कार्ड होता है ना, कोई भी आपका, जैसे मान लो आपका डेबिट कार्ड है, उसके पीछे सीवीवी लिखा होता है, 3 डिजिट का एक कोड रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर यूज्ड इन द क्रेडिट, डेबिट एंड द एटीएम कार्ड फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओनर आइडेंटिटी। तो सीवीवी जो है
इसको हम यूज करते हैं क्या क्या करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए ओनर की आइडेंटिटी को एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्रॉड। सीवीवी को हम लोग जो है वो कार्ड सिक्योरिटी कोड भी बोलते हैं। तो कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का जो लेटर वो होता है ना, एक कोड आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सीवीवी। ठीक है। ग्रीन पिन का मतलब क्या होता है, ये एक ओटीपी होता है, ठीक है, जो सेंड किया जाएगा कस्टमर के मोबाइल नंबर पे, विद विच द कस्टमर कैन सेट द डेबिट कार्ड पिन एट द बैंक एटीएम। तो बैंक के एटीएम में जो आप अपने डेबिट कार्ड पिन को सेट करते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो ओटीपी आपके पास में आएगा अपने जो आपका डेबिट कार्ड है, जो आपका एटीएम है मान लो, ठीक है, तो उसको अगर आपने जो है वो क्या करना है, उसको उसका पिन आपने सेट करना है, तो उसके लिए जो एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ग्रीन पिन। ठीक है। इसके बाद सीबीएस इज द कोर बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप जो है वो बैंक के कस्टमरों, ना कि बैंक के किसी पर्टिकुलर ब्रांच के, ठीक है ना। तो कोर बैंकिंग के अंदर जो है वो क्या, इट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग जहां पे पर्सन ओपन करेगा अपना बैंक अकाउंट किसी एक ब्रांच में, ठीक है, बैंक के एक ब्रांच में, विल बिकम ए कस्टमर नॉट ओनली फॉर दैट ब्रांच बट ही बिकम ए कस्टमर ऑफ ऑल ब्रांच ऑफ द बैंक एंड कैन कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन एनीवेयर एंड एनी टाइम। कस्टमर डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ करेगा कैश फ्रॉम एनीवेयर एट द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्टिविटी आर एलिमेंट ऑफ द कोर बैंकिंग। फिर एटीएम। एटीएम तो आपको मालूम ही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जो प्रोवाइड करती है कस्टमर ऑफ द बैंक को द फैसिलिटी ऑफ असेस देयर अकाउंट फॉर डिस्पेंसिंग कैश एंड टू कैरी आउट अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड टू एक्चुअली विजिट देयर बैंक ब्रांच। तो आप बहुत सारी जो है बैंकिंग फैसिलिटी का यूज कर सकते हो बिना बैंक में जाए हुए। तो बैंक की लंबी लंबी जो कतार है वहां पे लगने की आपको जरूरत नहीं है। जो फैसिलिटी मिलती है वो क्या है, प्रोवाइड 365 डेज ए ईयर सर्विस आपको मिलेगा, ऑफर क्विकर एंड एफिशिएंट सर्विस मिलेगा, प्राइवेसी होती है एंड एरर फ्री सर्विस। बेनिफिट क्या है, ये अल्टरनेट है to extend banking hour. It is an alternative for opening the new branch. ये रिड्यूस करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द ब्रांच को, ये रिलीव करता है बैंक के एम्प्लॉय को फ्रॉम रूटीन ट्रांजैक्शन सो दैट दे कैन फोकस मोर ऑन एनालिटिकल एंड इनोवेटिव वर्क। एटीएम की बात करें तो पहला बैंक जो है, पहला एटीएम जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया वो एचएसबीसी जो बैंक है शंघाई का, उसने किया था 1987 में, कहा मुंबई में। आईसीआईसीआई फर्स्ट बैंक है जिसने मोबाइल एटीएम जो स्टार्ट किया। पहला जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है उनके लिए जो फर्स्ट टाइम जो एटीएम लॉन्च किया गया वो किसने किया, यूबीआई ने। कहां पे, अहमदाबाद में। एनपीसीआई जो है उसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट रूरल बैंक एटीएम, ठीक है, विद रीजनल रूरल बैंक इन वाराणसी, थोड़ा याद करना। इसके अलावा कुछ और टाइप के एटीएम जो है वो क्या, एक है व्हाइट लेबल एटीएम, एटीएम विच इज इशू बाय द एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो जो एटीएम इशू करती है उसको बोलते हैं एनबीएफसी, और उसके ऊपर एनबीएफसी का कोई जो है वो लोगो नहीं होता, क्योंकि एनबीएफसी का खुद के एटीएम नहीं है, वो क्या करते हैं जो अदर बैंक है उनके एटीएम्स को यूज करती है, ठीक है। तो व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो इशूड बाय द एनबीएफसी। ब्राउन लेबल एटीएम जो है वो क्या होता है, These are those ATM जहां पे हार्डवेयर एंड द लीज ऑफ द एटीएम मशीन्स ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो बैंक का खुद का एटीएम नहीं होगा, बैंक बेसिकली जो क्या करेगा, एक पर्सन है जो बेसिकली एटीएम एस्टेब्लिश करता है, तो बैंक उसके साथ में क्या करेगा, टाई अप करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते, तो बैंक वहां पे जो एटीएम इशू करेगा उसको बोलेंगे ब्राउन लेबल एटीएम, ठीक है। ऑनलाइन एटीएम जो क्या होते हैं, these ATM are connected to the bank database at all time and provide real time transaction online. Withdrawal limit and जो account balance है वो constantly क्या होता रहता है, मॉनिटर। तो ये जो अपने जितने भी एटीएम है वो सारे के सारे जनरली ऑनलाइन है। ऑफलाइन एटीएम क्या होता है, जिसमें प्री डिटरमाइंड लिमिट है, वहीं तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। These ATM are not connected to the bank database, hence they have a pre-determined withdrawal लिमिट फिक्स एंड कस्टमर विड्रॉ कर सकता है डेट अमाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैलेंस इन हिज अकाउंट। कितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा हो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑफलाइन। स्टैंड अलोन एटीएम जो वो क्या होते हैं, जो बैंक के generally these are not connected with any ATM network, hence their transactions are restricted to the ATM branch and link branch only, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर ब्रांच से बस लिंक होता है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। ऑन साइड क्या होता है, बैंक के अंदर जो एटीएम होता है उसको बोलते हैं ऑन साइड। ऑफ साइड क्या, जो बैंक के बाहर एटीएम होते हैं उनको बोलते हैं ऑफ साइड। फिर अदर टाइप ऑफ एटीएम में वर्क साइड, आप जहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो वर्क प्लेस है वहीं पे अगर कोई एटीएम एस्टेब्लिश करवा दिया गया उसको बोलते हैं वर्क साइड। मोबाइल एटीएम जो रोटेट होता रहता है। ग्रीन लेबल एटीएम, तो एक एटीएम डेडिकेटेड सोनली फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उसको बोलते हैं ग्रीन लेबल एटीएम। ऑरेंज लेबल एटीएम होता है किसके लिए, फॉर ट्रांजैक्शन, जो जैसे शेयर्स का सेल परचेज होता है ना, तो उनके लिए जो एटीएम होता है उसको बोलते हैं ऑरेंज लेबल, ठीक है, शेयर ट्रांजैक्शन के लिए। येलो लेबल होता है बेसिकली ई कॉमर्स फैसिलिटी के लिए। पिंक लेबल होता है जनरली किसके लिए, वुमेन्स के लिए। इसके अलावा न्यू बैंकिंग सर्विस थ्रू एटीएम क्या क्या कर सकते हो, दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया बैंक को कि वो एक्सटेंड करे वो सारे बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू देयर एटीएम प्रोवाइडेड देयर टेक्नोलॉजी अलाउ द सेम। तो जो भी बैंकिंग सर्विस आप नॉर्मल दे रहे हो ना, वो सारी आप एटीएम के माध्यम से भी देना स्टार्ट करो, ताकि लोगों को आपके पास में आने की जरूरत ना पड़े। Until now, बैंक could only extend service that were approved by the RBI। अब इस सर्विस में क्या क्या आएगा, डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विस, पिन चेंज करना है,
चेकबुक का रिक्वेस्ट करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, बिल पेमेंट एंड रेलवे टिकट हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गया लाइक लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटी जो आप बैंक से लेते हैं या आप एटीएम से ले सकते हो। फिर सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन। अब इसको सीडीएम बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक द एटीएम, लेकिन यहां पे आप लोग जो अपना पैसा क्या कर सकते हो, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पैसा डिपॉजिट करने के लिए वैसे आपको बैंक में जाना पड़ता है, लेकिन अब वहां पे बैंक ने जो अलग अलग जगह पे सीडीएम मशीन जो है वो क्या करती है, अप्लाई कर दिए, तो आप वहां पे जाके अपना जो है पैसा, अगर आपने अपने खाते में कोई पैसा कोई कैश डिपॉजिट करना है तो आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो कैश डिपॉजिट मशीन बेटर नोन एज सीडीएम एक एटीएम लाइक मशीन है जो अलाउ करते हैं कस्टमर को कि वो डिपॉजिट करे कैश डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट यूजिंग द एटीएम कम डेबिट कार्ड। ये जो मशीन है इंस्टेंटली क्रेडिट करते हैं इन अकाउंट विदाउट वेस्टिंग द ब्रांच। द ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आल्सो गिव अपडेटेड अकाउंट बैलेंस। साइलेंट फीचर जो है वो क्या, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा कैश डिपॉजिट इनटू अकाउंट। जैसे आप उसमें सीडीएम मशीन के अंदर पैसा डालोगे आपके खाते में आ जाएगा। क्विक एंड कन्वीनियंट वे है डिपॉजिट करने का। पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, पर ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी है 49,900 तक। 200 करेंसी नोट तक जो है वो क्या डिपॉजिट हो जाएगा। सीडीएम एक्सेप्ट करता है ओनली 100 रुपए के, 200 के, 500 के या 2000 के नोट। बिसाइड कैश डिपॉजिट फैसिलिटी अदर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो क्या है आपका, पिन चेंज हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, कैन ऑल्सो बी अवेल एट द सीडीएम। ओके जी सर, तो ये सब फैसिलिटी जो आपको कैश डिपॉजिट मशीन के अंदर जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है जी सर। तो ये कुछ एक टॉपिक है जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं, वो हमने कवर करे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब टॉपिक हमने कवर किए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म इन बैंकिंग की बात करें तो जैसे स्विफ्ट हो गया, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म में यूपीआई, ठीक है, एईपीएस हो गया, ठीक है, एन यूपी हो गया, इसके बाद बीबीपीएस हो गया, ठीक है, क्यूआर कोड्स हो गया, भारत क्यूआर हो गया, भीम, ये सब को हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर बहुत सारी कमेटी है, नरसिम्हम कमेटी हो गया, ठीक है, दामोदरन कमेटी हो गया, फिर आपका उषा थोरात कमेटी हो गया, नायर कमेटी हो गया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार के लिए इतना कर लो, बाकी लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरा, अभी रिवीजन वीडियो का एक बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है, ओनली 500 रुपए का बैच है। इसके अंदर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। जो अभी अपकमिंग पेपर आ रहा है ना अपना, अभी दिसंबर 2024 वाला पेपर जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो ये बैच हमारा अवेल कर सकते हैं। वहां पे आपको हर यूनिट के बढ़िया तरीके से रिवीजन वीडियो हमने डाल रखे हैं, तो जिससे आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाएगा। ओके, बाकी जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, बोला तो जून 25 के लिए, उसके लिए बैच हमारा स्टार्ट हो गए। तो अगर आप चाहें तो बैच हमारे अवेल कर सकते हैं। बैचेस हमारे आपको देखने को मिलेंगे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारे के सारे बैचेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ओके, बाकी अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।